दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आप लोगों का अपना चैनल इजी लर्न विद जीके। तो आज है 1 अप्रैल 2023 में नया महीना आज से स्टार्ट हो गया है। तो आज का जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो सब आज हम लोग सा डिटेल्स में सारा चीज़ क्या डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए आइए हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे। ठीक है। Department of Consumer Affairs constituted a committee to monitor stock disclosure of तूर दाल, चेयर व निधि खरे। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो कौन सा मिनिस्ट्री का अंदर आता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसका मिनिस्ट्री किसके पास है ना, पीयूष गोयल। उनका डिपार्टमेंट है कौन सा है ना, कंज्यूमर अफेयर्स। वो एक कमेटी की किस चीज़ के लिए ना, तूर दाल के लिए। तूर दाल का जो प्राइस बढ़ रहा है उसी के लिए एक कमेटी बनाए। उसका हेड कौन के, मतलब चेयर कौन के ना, निधि खरे। अब क्यों कि ये केस क्यों किस वजह से हुआ है सारा चीज़ देखेंगे। ठीक है। देखिए द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी टू मॉनिटर द स्टॉक ऑफ तूर दाल, जो कि हम लोग बोलते हैं क्या, अरहर दाल, हेल्ड बाय इंपोर्टर्स, मिलर्स, ट्रेडर्स एंड अदर्स सच एंटिटी। इट विल बी चेयर बाय निधि करे, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स कंज्यूमर अफेयर्स का है। द डिसीजन हैज मेड इन रेस्पॉन्स टू रिपोर्ट indicating that the market players have been holding on to stock despite consistent arrival of imports in substantial quantity. This lead to spike in the price of तूर। मतलब तूर दाल का वजह क्यों हो रहा है ना, जैसे कि तूर दाल बढ़ क्यों रहा है, प्राइस में उसका बढ़ इतना हाई परसेंटेज क्यों हो रहा है, 15% 20%, और उसका प्राइस में इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि जो तूर दाल को हम लोग तो बाहर से इंपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट करके उसको हम लोग क्या मार्केट में नहीं ला रहे हैं, उधर उसमें शिप में छोड़ दे रहे हैं ताकि स्टॉक बना रहे, या कोई घर क्या उसका डायरेक्ट उसका कहाँ पे गोदाम में आके वहाँ पे स्टॉक रह जा रहा है, वो बाहर को मार्केट में छोड़ नहीं रहा है। अब नहीं छोड़ने की वजह से स्टॉक रख मतलब रख लेने की वजह से यह है कि प्राइस बढ़ा है। जब प्राइस बढ़ गया मतलब कैसा आता है, इन्फ्लेशन कैसा होता है, डिमांड मोर सप्लाई लेस। मतलब हम लोग का बैंकिंग टर्म में रहता है इन्फ्लेशन बोल के, जैसे कि लोग उसको ज़्यादा डिमांड करेंगे लेकिन उसका सप्लाई कम रहेगा, तो वहाँ पे कोई भी चीज़ है वो भी प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो, उसका क्या दाम बढ़ जाएगा। जब दाम बढ़ जाएगा तो लोग क्या, जो स्टॉक मतलब जो ट्रेडर है वो लोग क्या करेंगे, जितना भी स्टॉक किए होंगे वो सब सारा चीज़ क्या धीरे धीरे बेचेंगे, उससे उनको हाई रेट ऑफ क्या प्रॉफिट मिलेगा, उसके उन लोगों का फ़ायदा है। लेकिन लॉस किसका है भाई, लॉस हम लोग का किसका है ना, जितना भी पब्लिक जो उसको क्या यूज कर रहा है, उसी के लिए एक कमेटी बनाया गया कि ताकि आप लोग ऐसा ना करो। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो नॉर्मल पब्लिक के ऊपर क्या ऐसा असर पड़ रहा है कि वो लोग खाने के लिए बहुत तरस हो जाएंगे। समझ में जी। इट शुड बी नोटेड दैट द गवर्नमेंट हैड इशूड एडवाइजरी, मतलब एडवाइजरी जारी किए टू द स्टेट और यूटी अगस्त, मतलब जितना भी स्टेट और यूटी के लिए एक क्या एडवाइजरी जारी किए थे, कब ना, अगस्त 2012-2022 में किए थे। टू अनफोर्स स्टॉक डिस्क्लोजर इन रेस्पेक्ट ऑफ टू अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, क्योंकि ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत आता है, तो इसीलिए क्या एडवाइजरी जारी कर देते। फिर भी कुछ कुछ स्टेट का ट्रेडर ऐसे हैं कि ऐसा कर नहीं रहे, तो इसी से और एक बार सूचित कर दिया जा रहा है कि भाई ना करो। समझ में चीज़ क्या है, ये आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पूछ सकता है, जिसका एक्ट कितना है 1955। टू फैसिलिटेट स्मूथ एंड सीमलेस इम्पोर्ट द गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड 10% ड्यूटी एप्लीकेबल ऑफ टूर इम्पोर्ट्स फ्रॉम द नॉन एलडीसी, जो कि लीस्ट डेवलप कंट्री एज द ड्यूटी क्रिएट्स प्रोसीजरल हॉर्ड्स इवन फॉर जीरो ड्यूटी इम्पोर्ट्स फ्रॉम द एलडीसी। अब पहले का टाइम में क्या हो रहा था, कि हम लोग का जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो 1955 है, इसमें तूर दाल में क्या है कि 10% उसमें क्या है, हम लोग का टैक्स लगा देते हैं जो कस्टम ड्यूटी। लेकिन जब से इसका चीज़ ऐसा सब सारा चीज़ हो रहा है, अभी कोविड के दौरान, कोविड के बाद वैसा चीज़ हुआ, तो गवर्नमेंट जो कस्टम ड्यूटी पहले उसमें 10% लगा रहा था, अब टैक्स को भी हटा जा, फिर भी तूर दाल का प्राइस बढ़ जा रहा है। इसीलिए क्या किए, जो पब्लिक कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री है वो एक कमेटी बनाए ताकि तूर दाल का जो स्टॉक डिस्क्लोजर भाई कर दो,
वरना नहीं तो फिर गवर्नमेंट एक्शन लेगा। जब गवर्नमेंट एक्शन लेगा फिर आपका कोई कसर नहीं। समझ में चीज़ क्या था चीज़ इसमें। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर्म्स 9 मेंबर टास्क फोर्स टू मेक इंडिया ए प्रोडक्ट डेवलपर एंड मैन्युफैक्चरिंग नेशन। मतलब मोहिती किसके पास है ना, हम लोग का अश्विनी वैष्णव के पास है। वो क्या कि एक प्रोडक्ट डेवलपर एंड मैन्युफैक्चरिंग नेशन नामक एक क्या टास्क फोर्स की, उसमें बताया गया कि इंडिया अब धीरे धीरे डेवलपिंग कंट्री तो है, अब डेवलप कंट्री और की तरफ बढ़ रहा है। तो अब अश्विनी वैष्णव का वो फोकस क्या कर रहा है कि अब धीरे धीरे इंडिया भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसमें भी ये करेगा, प्रोडक्ट डेवलपर मतलब प्रोडक्ट को भी डेवलप करेगा और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी होगा। इसीलिए वो क्या किया, 9 मेंबर का क्या टास्क फोर्स बनाए। इसमें क्या क्या है वो देखते हैं, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज कॉन्स्टिट्यूटेड 9 मेंबर टास्क फोर्स। चेयर पे उसका हेड कौन रहेंगे ना, भुवनेश कुमार, टू इंडिया प्रोडक्ट डेवलपर एंड मैन्युफैक्चर नेशंस। भुवनेश कुमार आपको आराम से ही जैसे नाम याद हो जाएगा, जैसे हम लोग का कौन सा इंडिया का एक बॉलर है जिसका नाम क्या है, भुवनेश्वर कुमार, उनका नाम से भुवनेश कुमार, वो WR को छोड़ देना, भुवनेश कुमार, वो जो वो याद हो जाए तो आप लोग का याद हो जाएगा, भुवनेश्वर कुमार, भुवनेश कुमार, इसी से आप लोग को रिलेट कर लेना, नाम याद हो जाएगा। जो कि 9 मेंबर टास्क फोर्स का कौन बने, हेड बने। किस चीज़ के लिए ना, इंडिया को हम लोग का क्या प्रोडक्ट डेवलपर बनाएंगे, उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग नेशन भी बनाए। उसमें क्या क्या था और कौन कौन है ना, अजय चौधरी हैं, सुनील बच्चनी, हरिओम राय, विवेक बंसल, अमन गुप्ता, बोट वाला अभी जो शार्क टैंक में आ रहे हैं, संजय नायक, विवेक त्यागी, अमितेश कुमार सिन्हा और भुवनेश कुमार। ये टोटल कितना 9 जन है। सारे चीज़ को इसको क्या हेड करेंगे और देखेंगे। समझ में चीज़ क्या है क्वेश्चन। इसमें आपको क्या कौन उसको क्या फॉर्म किया, 9 मेंबर टास्क फोर्स मोहिती ने किस चीज़ के लिए ये किया, क्या प्रोडक्ट डेवलपर एंड मैन्युफैक्चरिंग नेशन, और उसका जो मेन हेड कौन बनेंगे ना, भुवनेश कुमार, और बाकी भी ये पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद गुजरात का AAR रूल दैट 20% GST एंड 71% कॉम्पेंसेशन सेल्स फॉर टोबैको सोल्ड इन गनी बैग्स। इसमें देखिए पहला चीज गुजरात का AAR, गुजरात का कौन है, अथॉरिटी फॉर एडवांस, गुजरात का क्या ना, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स रूल दैट टोबैको कोटेड विथ नेचुरल एडिबल गम एंड सोल्ड इन पर्सनलाइज्ड गनी बैग्स would attract 28% GST and 71% क्या compensation cess. The ruling was given in an application by the JCP Agro Process Private Limited, which supply on manufactured tobacco procure from farmers. AAR has also stated that 5% GST on the reverse charge mechanism would be applicable on the purchase of क्या tobacco leaves from। मतलब इसमें बोला है कि गुजरात का AAR जो कि अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है, वो क्या कि अगर मान लो आप टोबैको, मतलब हम हिंदी में खैनी जो होता है टोबैको, अगर आप बेच रहे हो गनी बैग्स मतलब भाई अब देखोगे कि नॉर्मल प्लास्टिक वाला होता है और दूसरा जो मोटा वाला रहता है, मतलब हम लोग के उसमें डायरेक्ट किसमें से एक मस्त उससे जो रस्सी से बनता है, पतला सा थोड़ा हल्का हल्का रहता है। हम लोग नॉर्मल हम लोग का रीजनल भाषा में क्या है, सुतली जो बोलते हैं, समझ में चीज़। तो उसी टाइप का अगर बैग में जो उसको बोलते हैं गनी बैग्स आपको तो याद हो जाएगा कि क्या है। उसी में अगर क्या हम लोग गनी बैग्स, नहीं तो आप क्या गूगल में सर्च कर लो कि क्या है, अगर समझने में आ रहा है तो ठीक है। अगर गनी बैग्स में क्या टोबैको अगर सेलिंग होगा तो वहाँ पे क्या गुजरात का AAR सिर्फ यहाँ पे गुजरात में एप्लीकेबल है, ठीक है। ये वाला चीज़ गुजरात के AAR उसमें क्या 28% क्या GST लगाएंगे, उसके साथ साथ 71% क्या उसमें सेस लगाएंगे। समझ में आई चीज़। तो इसके लिए सारा चीज़ न्यूज है। G20 एक्सपर्ट ग्रुप ऑन स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। यहाँ पे ग्रुप ऑफ 20 जिनका एक्सपर्ट ग्रुप ऑन स्ट्रेंथनिंग क्या स्ट्रेंथ किससे करेंगे ना, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट banks has been constituted under the auspices of India G20 presidency to ensure that MDB मतलब क्या है ना, multilateral development bank are equipped with finance a wide range of sustainable development goals as well as क्या transboundary challenge। तो एक्सपर्ट्स ग्रुप विल सबमिट रिपोर्ट उसका कब करेंगे ना, इंडियन प्रेसिडेंसी G20 बिफोर 30 जून 30 जून के पहले 2023 के पहले
वो लोग G20 जो प्रेसिडेंट्स को क्या अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे किसके ना MDB वाले को जिसमें इसमें क्या होगा द एक्सपर्ट ग्रुप विल प्रिपेयर ए रोड मैप फॉर एन अपडेटेड MDB इकोसिस्टम फॉर द 21st century. The roadmap will have a milestone and timelines touching upon the aspect of its evolution, including its operational approaches and financial capacity, so that MDB are better equipped to finance a wide range of क्या SDG ट्रांसबाउंड्री चैलेंज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए. एक्सपर्ट ग्रुप विल इवेलुएट वेरियस एस्टिमेट रिगार्डिंग द स्केल ऑफ फंडिंग रिक्वायर्ड बाय एंड फ्रॉम द MDB to address increased financing needs for SDG and transboundary challenge, taking into account the additional capacity that can be derived from the capital adequacy frameworks recommendation along with the other sources like private sector, public sector firm. मतलब हम लोग का जितना भी डेवलपमेंट बैंक है G20 का एक्सपर्ट है उसका मीटिंग हुआ वहाँ पे जितना भी डेवलपमेंट बैंक उनका क्या रोड मैप बनाएंगे 2021 में मतलब जो 21st सेंचुरी में किस हिसाब से बैंकों को काम करना चाहिए डेवलप करना चाहिए ताकि देश का भला होने के साथ साथ बाकी दूसरा फॉरेन में भी उसका अपना ब्रांचेस सारा चीज़ बढ़ा सके. तो इसी के लिए G20 का एक्सपर्ट ग्रुप जो कि मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक के लिए किया गया था वो लोग एक सारा रिपोर्ट बनेंगे वो सारा कलेक्शन करके रिपोर्ट किसको देंगे ना G20 के जो प्रेसिडेंट है जो कि 30 जनवरी 2023 के अंदर देना पड़ेगा. समझ में चीज़ क्या चीज़ है. 10th एडिशन ऑफ ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिलीज हो गया. किस चीज़ के लिए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स. क्यों निकालता है क्योंकि कौन कितना टेररिज्म के साथ क्या क्या वो अटैक हुआ है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस अफगानिस्तान रिमेन द वर्ल्ड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय टेररिज्म फॉर द 4th consecutive year despite assault and fatality डिक्लाइन बाय 75% एंड 58% रेस्पेक्टिवली. मतलब इसमें बोला है कि अभी क्या जो टेररिज्म इंडेक्स ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का 10वां एडिशन रिलीज हो गया. वो लोग क्या देते हैं किस चीज़ के लिए जो ऐसा कौन कौन सा कंट्री है जो कि टेरर अटैक से उनका वो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं. समझ में आइए ऐसा कौन कौन सा कंट्री है जो कि ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे टेरर अटैक होता है. तो इसके सारा जो डाटा कलेक्ट करके कौन देता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो अभी अपना 10th एडिशन का अपना डाटा सारा निकाला. इसमें क्या बोला कि पहला कंट्री कौन रहा ना अफगानिस्तान. यहाँ पे क्या होगा कि टेररिज्म एक्टिविटी ज़्यादा है. टेररिज्म एक्टिविटी मतलब 75% और उसका क्या टेररिज्म और एसॉल्ट और फर्टिलिटी 58% घटने के बाद भी टेररिज्म का इम्पैक्ट ज़्यादा है अफगानिस्तान. हम लोग का इंडिया में कितना है ना 13 रैंक पे हम लोग का इंडिया है. तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे टेररिज्म लोग ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं ना अफगानिस्तान. सेकंड बुर्किना फासो, सोमालिया थर्ड, माली फोर्थ, सीरिया फिफ्थ. इंडिया का हम लोग का 13 नंबर का कंट्री है. तो इंडिया का रैंक अगर पूछेगा तो 13 नंबर का कंट्री 13 है. पहला अफगानिस्तान, दूसरा बुर्किना फासो, तीसरा सोमालिया. तो इस सारा जो डाटा बना टोटल 120 कंट्री को लेके बना था. इसमें अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, सोमालिया रहे और इंडिया हम लोग का कितना रहा 13 नंबर का. समझ में चीज़ क्या है. IDFC फास्ट बैंक पार्टनर विथ क्रंच फिश टू डेमोन्स्ट्रेट ऑफलाइन रिटेल पेमेंट. मतलब IDFC फास्ट बैंक किस चीज़ के लिए क्रंच फिश के साथ पार्टनरशिप करके अपना क्या ऑफलाइन रिटेल पेमेंट वो क्या डेमोन्स्ट्रेट मतलब पार्टनरशिप कर अपना निकाला लॉन्च किया. जिससे हम लोग देखते हैं कि ऑफलाइन पे क्या होता है. नॉर्मली अगर हम लोग UPI करते हैं तो हम लोग का तो वो भी तो बैंक से लिंक होता है लेकिन वहाँ पे हम लोग का ऑनलाइन होना चाहिए. मतलब आप हम लोग का क्या इंटरनेट का सेवा उपलब्ध होना चाहिए. उसके साथ साथ हम लोग का बैंक का भी क्या होना चाहिए दोनों उसका भी लिंक फेलियर नहीं होना चाहिए. वो सारा चीज़ ठीक से काम करेगा तभी UPI काम करता है. लेकिन ऑफलाइन पे इस चीज़ के लिए यूज हो रहा है ताकि हम लोग का जो ट्रांजेक्शन क्योंकि कभी कभार बैंक से हम लोग का क्या पैसा कट जाता है लेकिन वो दूसरा पार्टी को पैसा पहुंचता नहीं. या फिर कभी कभार ऐसा होता है तो कई बैंक का नेटवर्किंग कुछ प्रॉब्लम के वजह से हम लोग का क्या जो भी पेमेंट करते हैं वो फेल मतलब होता नहीं. इसी को सुधारने के लिए RBI अपना क्या ऑफलाइन रिटेल पेमेंट लाया था. इसके तहत IDFC फास्ट बैंक ने
क्रॉन्च फीस के साथ पार्टनरशिप करके अपना क्या ऑफलाइन रिटेल पेमेंट निकाले। इसमें क्या होगा, ऑफलाइन रिटेल पेमेंट एक क्या एक हम लोग का वॉलेट के हिसाब से रहेगा, जिसमें से आप मैक्सिमम 2000 तक कि आप लोग रख सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम मैक्सिमम किसी दूसरा पार्टी को कितना भेज सकते हैं ना, मैक्सिमम 200 रुपया तक ही भेज सकते हैं। लेकिन आपको वॉलेट एक वॉलेट सिस्टम किया जाएगा, वॉलेट में कितना तक आप पैसा रख सकते हैं उसी वॉलेट में 2000 तक। समझ में चीज, ये सारा चीज ये है, ठीक है। अब ये पूरा डिटेल में देखें क्या है। अब देखिए, IDFC फास्ट बैंक पार्टनर विथ क्रॉन्च फीस किसका ना, स्वीडिश कंपनी का है, टू डेमोन्स्ट्रेट ऑफलाइन रिटेल पेमेंट्स। IDFC Fast Bank is said to be part of the RBI pilot project to enable offline payments. The innovation will accelerate financial inclusion in remote area by enabling adoption of digital payments without any network। समझ में चीज क्यों हो रहा है, क्योंकि RBI मतलब सारे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए है, क्योंकि सारा एरिया तक सारा चीज पहुंचे, ये अपना डिजिटल पेमेंट जो कि बिना नेटवर्क के साथ काम करेगा। द ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन वाज डिजाइन विद क्रॉन्च फीस एच डिजिटल कैश SDK, मतलब क्रॉन्च फीस डिजाइन किया, उसका नाम क्या दिया, डिजिटल कैश SDK फॉर क्या, मर्चेंट एंड कस्टमर अंडर द RBI, जो कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स प्रोग्राम है, जो कि पहली बार का 2023 में इन फरवरी 2023, मतलब 2023 जो HDFC बैंक ने पहला बैंक था जो कि अपना ऑफलाइन पे डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस इन ए कम्प्लीटली ऑफलाइन मोड अंडर द रेगुलेटरी फैसिलिटी में क्या लॉन्च किया था। तो अगर बोलेगा तो कौन सा बैंक ऐसा था जो कि अपना ऑफलाइन पेमेंट पहले निकाला था ना, HDFC बैंक, उसका नाम क्या था ऑफलाइन पे। अब सेकंड कौन है, IDFC फास्ट बैंक क्रॉन्च फीस के साथ मिलके अपना ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स निकाला है। समझ में आए। तो अगर पूछेगा क्रॉन्च फीस का CEO कौन है ना, जोसन सैमुअल्सन, जिसका हेडक्वार्टर है माल्मो स्वीडन में है। समझ में चीज, सारा चीज किस लिए हो रहा है। उसके बाद सेबी एक्सटेंड टाइमलाइन फॉर सबमिशन ऑफ चॉइस ऑफ नॉमिनेशन बाय एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग एंड डिमांड अकाउंट ऑनटिल September 30, 2023। मतलब सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेड कौन है, माधवीपुरी बुच, वो बोले एक टाइमलाइन दिए कि आप लोग अपना चॉइस ऑफ नॉमिनेशन बाय एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग एंड डिमांड अकाउंट, मतलब किसी किसी के पास ट्रेडिंग अकाउंट और डिमांड अकाउंट सारे जो होता है, किसी किसी से एक होता है, किसी से दो होता है, किसी से तीन हो जाता है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों के पास एक ज़्यादा है एग्जिस्टिंग, तो आपको कौन सा यूज करना है और कौन सा नहीं करना है, आप अपना जो चॉइस ऑफ नॉमिनेशन आप फाइल कर दीजिए, ताकि हम लोग को पता चले बाकी जितना भी है अकाउंट तो है, बाकी जितना भी इनएक्टिव अकाउंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर सके। इसीलिए सेबी ने अपना जो चॉइस ऑफ नॉमिनेशन है जो September 30, 2023 तक बढ़ा है। ये देखें क्या है, ठीक है। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कैपिटल मार्केट रेगुलेटर हैज एक्सटेंड द डेडलाइंस फॉर अपडेटिंग चॉइस ऑफ नॉमिनेशन बाय एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर विथ ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट टू September 30, 2023 फ्रॉम द प्रीवियस डेडलाइन March 31, 2023, जो कि पहले क्या था March 31, 2023 था। NSDL जो कि नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड है, इंडिया का लार्जेस्ट डिपोजिटरी which manage demand assets worth more than 300 trillions, issue warning to stock broker who opted out of nomination on behalf of their clients without their consent। तो इससे समझ में चीज किस चीज़ के लिए हो रहा है। तो सेबी का चेयरपर्सन कौन है, माधवीपुरी बुच, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र। एस्टेब्लिश कब हुआ था ना, 1992 में हुआ था। साउथ इंडिया बैंक टाई अप विथ CBDT फॉर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, मतलब साउथ इंडिया बैंक CBDT के साथ पार्टनरशिप करके जो अब बोलो क्या कलेक्शन क्या करेंगे, टैक्स का कलेक्शन करेंगे। तो CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो कि हेड कौन है, मतलब उसका जो चेयरमैन कौन है ना, नितिन गुप्ता। द साउथ इंडियन बैंक हैज टाइड अप विथ किसके साथ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स फॉर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फ्रॉम रिटेल एंड कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स। मतलब हम लोग का टैक्स दो टाइप का होता है, ठीक है। उसमें से एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स क्या है, जो टैक्स हम लोग डायरेक्टली हम लोग किसको, गवर्नमेंट को पे करते हैं। जैसे कि हम लोग का क्या लैंड से जाता है, उसमें डायरेक्ट टैक्स किसका, उसको गवर्नमेंट को प्रोवाइड देंगे टैक्स। और क्या हम लोग कोई चीज़ बिल्डिंग ये सब बना रहे हैं तो उसमें भी क्या डायरेक्ट गवर्नमेंट। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या करेगा, जो इनडायरेक्टली हम लोग तो किसी दूसरा पर्सन को दे रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो किसके पास पहुंच रहा है, मतलब कि गवर्नमेंट के पास पर है। जो जैसे कि हम लोग का GST है, वो जागता उदाहरण एग्जाम्पल है कि इनडायरेक्ट टैक्स में वही आएगा, ठीक है।
तो इसमें क्या है, द पैक्ट विल अलाउ टैक्स पेयर टू रेमिट डायरेक्ट टैक्स अंडर द ओवर द काउंटर मोड एंड अलाउ बैंक्स कस्टमर टू मेक पेमेंट भाई किसमें, ओवर द काउंटर एंड इंटर बैंकिंग मोड्स, मतलब अपना जितना भी डायरेक्ट टैक्स है वो किसको, साउथ इंडियन बैंक ऑनलाइन भी सारा चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, साउथ इंडियन बैंक का प्लेटफॉर्म यूज करके। तो साउथ इंडियन बैंक का एमडी एंड सीईओ कौन है ना, मुरली रामकृष्णन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, त्रिशूल, जो कि केरला में है। ठीक है, CRIF Connect Private gets RBI license to operate as NBFC account aggregator। CRIF Connect जो कि क्या है, सब्सिडियरी ऑफ बोलोगम इटली बेस्ड CRIF SPA हैज रिसीव द RBI अप्रूवल टू ऑपरेट एज किस हिसाब से ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हिसाब से, एज ए किस हिसाब से ना, अकाउंट एग्रीगेटर के साथ। थ्रू द CRIF Connect app, users can view all the financial information in one place and to customize the information they want to share with the financial institution in real time। समझ में चीज़ क्यों कर रहे हैं ना, रियल टाइम की चीज़, सारा चीज़ आप लोग का डाटा और जितना भी इंफॉर्मेशन है सारा चीज़ एक जगह पे मिल जाए। तो सर्विस आर यूज बाय मोर देन 82,000 कंपनी एंड 10 लाख कंज्यूमर। इस सर्विस को कितने जन यूज कर रहे हैं ना, 82,000 कंपनी और 10 लाख कंज्यूमर्स को यूज कर रहे हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर बैंक साइन ए कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विद किसके साथ, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस। इसमें क्या है ना, जम्मू कश्मीर बैंक है जो साइन ए कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विद किसके साथ, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। द एग्रीमेंट विल अलाउ द बैंक टू सेल बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 1, 2023। मतलब किस, देखिए जम्मू कश्मीर बैंक उसके साथ किसका ना, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप हुआ। इसमें क्या होगा, बजाज का जितना भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो अब जम्मू कश्मीर बैंक से भी मिल सकता है। वो अब सारा चीज़ जम्मू कश्मीर बैंक लोगों को लाइफ इंश्योरेंस दे सकता है। समझ में चीज़, इसका न्यूज वही है जो कि आज ही से शुरू हो रहा है। MORD मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड डेवलपमेंट, MORD कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, वो एम्प्लॉयर के साथ कितना 19 टोटल 19 तो एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया। द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइन ए MOU विद 90 कैप्टिव एम्प्लॉयर्स, किस चीज़ के लेना, टू ट्रेन एंड प्रोवाइड जॉब फॉर रूरल यूथ अंडर द दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। द MOU एम्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट कितना 31,067 रूरल पुअर यूथ्स फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ कितना 6 महीना विथ मिनिमम सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। मतलब इसमें क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, जिसका कौन है मिनिस्ट्री का है ना, गिरिराज सिंह, उनका वो एक वो, लेकिन 19 कैप्टिव एम्प्लॉयर के साथ वो क्या जॉब देंगे, उसके बाद लोगों क्या यूथ को जॉब देंगे, उसके साथ क्या ट्रेनिंग भी करेंगे। किस चीज़ के लिए, कौन सा प्रोजेक्ट के तहत ना, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। दीन दयाल क्या है, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, जिसमें से एक यूथ को इसी प्रोजेक्ट में क्या है ट्रेनिंग और जॉब मिलेगा, जिसमें से मिनिमम मंथली सैलरी कितना होगा 10,000, कितने महीना के लिए 6 महीना के लिए। ठीक है, द कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट गाइडलाइंस वर लॉन्च अंडर द दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना टू मेक श्योर दैट द कैंडिडेट आर ट्रेन अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट एंड एम्प्लॉय इन ए सस्टेनेबल मैनर। मतलब इंडस्ट्री को जिस हिसाब से नीड है एक यूथ में, मतलब एक पर्सन में उसका ट्रेनिंग और उसका नॉलेज होना चाहिए, तो उसी हिसाब से वो यूथ को क्या आप ट्रेनिंग देंगे। समझ में, उसके बाद ट्रेनिंग सारा खत्म होने के बाद उसको जॉब भी मिल जाएगा उसी इंडस्ट्री की में। सारा चीज़ समझ में आई चीज़। महा मेट्रो नागपुर रिसीव प्रेस्टिजियस एशिया बुक रिकॉर्ड सिटेशन फॉर 3 डिफरेंट कैटेगरी। महा मेट्रो नागपुर मतलब एक क्या है ना, जिसको महाराष्ट्र का मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जिसको हम लोग शॉर्ट लिख क्या बोलेंगे, महा मेट्रो। किस चीज़ को ना, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को शॉर्ट फॉर्म इसका महा मेट्रो, जो कि नागपुर बेस्ड है। हुईच हैव बीन, उनको क्या मिला, हुईच हैव बीन अवार्ड द किस चीज़ के लिए ना, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड 2 एशियन बुक रिकॉर्ड। एक किस चीज़ के लिए, एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला और 2 एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला। वाज ऑनर विद द प्रेस्टिजियस एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड सर्टिफिकेशन अंडर 3 डिफरेंट कैटेगरी। किस किस कैटेगरी मिला देखते हैं, गिनीज बुक रिकॉर्ड किस में मिला और 2 एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड किस में मिला। लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ मेट्रो रेल कॉरिडोर कंस्ट्रक्शन इन द शॉर्टेस्ट टाइम, मतलब कम टाइम में लॉन्गेस्ट
मेट्रो रेल कॉरिडोर बनाने के लिए उनको क्या मिला, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। और पहला सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम इन मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फॉर इंटीग्रेटेड कंजम्पशन हैवियस्ट सिंगल स्पान डबल डेकर स्टील ब्रिज क्रॉस ओवर रेलवे ट्रैक्स इन अर्बन एरिया। तो ये दोनों क्या है हम लोग का एशियन बुक का रिकॉर्ड, ये वाला कम टाइम में ऐसा चीज़ करने के लिए किस चीज़ क्या मिला, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, ठीक है। और जो सोलर फोटोवोल्टिक और डबल डेकर स्टील ब्रिज, इस ये दो है हम लोग का क्या एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड, और पहला वाला क्या है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, कम टाइम में इसको ख़त्म करने के लिए। MOPR ऑडिट ऑनलाइन won WSIS प्राइज 2023 अंडर द C7AL ICT एप्लीकेशन ई-गवर्नमेंट कैटेगरी फॉर ऑनलाइन ऑडिट ऑफ इंडियन PRA। देखिए इसके क्या है, ऑडिट ऑनलाइन जो कि फैसिलिटिंग ऑडिट इन गवर्नमेंट डेवलप बाय द क्या मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज कौन है, हम लोग का गिरिराज सिंह रूरल, ठीक है। एलॉन्ग विद द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC won the वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइजेस, जिसका 12th एडिशन अंडर द किसका कैटेगरी 7 क्या एक्शन लाइन C7 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT एप्लीकेशन ई गवर्नमेंट फॉर कंडक्टिंग एन ऑनलाइन ऑडिट फॉर ऑल पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के लिए वो अवार्ड मिला, ठीक है। सुनील जैन जो कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं पंचायत इंफॉर्मेटिक्स डिवीजन का, रिसीव द अवार्ड एट द सेरेमनी ड्यूरिंग द WSIS फोरम 2023 हेल्ड इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर जेनेवा स्विट्जरलैंड। अब देखिए क्या है, जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, वहाँ पे WSIS फोरम का एक अवार्ड सेरेमनी हुआ था। उसी में कैटेगरी 7 एक्शन लाइन AL7 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अवार्ड हुआ, जिसमें से हम लोग का मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को उसको क्या हम लोग का अवार्ड मिला। वो क्या किए थे ना ऑडिट ऑनलाइन फैसिलिटिंग ऑडिट गवर्नमेंट को उसको डेवलप किए, उसी की वजह से उसको अवार्ड मिला, ठीक है। ये सारा नहीं वही था। IAEA बोर्ड रीअपॉइंट राफेल मेरिनो ग्रॉस एज डायरेक्टर जनरल फॉर 4 years। ये क्या है ना इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी रीअपॉइंट मतलब और एक बार अपॉइंट किए राफेलो मेरिनो ग्रॉस HDG of IAEA for a second 4-year term। His second term start on 3 December 2023 and run until 2 December 2027। राफेल मेरिनो ग्रॉसी एज एन अर्जेंटीना डिप्लोमेट। पहले देखिए IAEA मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब उसका प्रेसिडेंट को डायरेक्टर जनरल को रीअपॉइंट किया गया, जो कौन है राफेल मेरिनो ग्रॉसी। वो पहले भी थे अभी भी रहेंगे, कितना साल के लिए ना 4 साल के लिए, ठीक है। IAEA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वियना, जिसका एस्टेब्लिश कब हुआ था 1957। मेंबर कंट्री कितना है ना 176, ठीक है। CCI अप्रूव एक्विजिशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ NSPIRA मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड बाय पुनीत कठप्पा पोंगुरु सिंधुर पोंगुरु शरण। CCI जो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वो अप्रूव किए किस चीज़ के लिए ना एक्विजिशन ऑफ द किसका शेयर कैपिटल ऑफ निस्परा मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि NHPEA मिनर्वा होल्डिंग BV which hold 18.23%, Banyantree Growth Capital 2 LLC which will 2.2% एंड पुनीत कोटप्पा जो कि पंगरा ये सब सारा चीज इतना लिए हैं 2.2%। तो CCI का एक्टिंग चेयरपर्सन कौन है, संगीता वर्मा। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। एस्टेब्लिश कब हुआ था ना 14 अक्टूबर 2003 में उसका एस्टेब्लिश हुआ था। IGNCA लॉन्च वैदिक हेरिटेज पोर्टल विथ 550 आवर्स ऑफ ऑडियो विजुअल कंटेंट। अब देखिए अमित शाह जो कि हम लोग का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जी किशन रेड्डी कल्चर अफेयर्स, ठीक है कल्चर मिनिस्ट्री है। फुल लॉन्च किया गया ना वैदिक हेरिटेज पोर्टल ऑफ द क्या इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। वो एक वैदिक हेरिटेज पोर्टल लॉन्च किए किसका ना इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट का। द पोर्टल क्रिएटेड ओवर स्पान ऑफ 7 years। जो पोर्टल को कितना साल लगा है ना 7 साल लग गया, टोटल 5 करोड़ में, ठीक है।
एज ए रिपोजिटरी ऑफ वैदिक नॉलेज एंड ट्रेडिशन फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, मतलब इंडिया में जितना भी वैदिक नॉलेज है और ट्रेडिशन है उसमें सारा चीज करके इसको 5 करोड़ और 7 साल लग गया। ओवर 550 आवर्स ऑफ ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग अराउंड 18,000 मंत्र फ्रॉम द 4 वेद आर पोस्टेड ऑनलाइन एट द वैदिक हेरिटेज पोर्टल। मतलब हम लोग का जो वैदिक हेरिटेज पोर्टल है वहाँ पे क्या है 18,000 मंत्र, जो कि 4 वेद, 4 वेद मतलब क्या है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उन चारों वेद का जितना भी मंत्र था उस पर से मैंने में क्या 18,000 मंत्रों को क्या वैदिक हेरिटेज पोर्टल में उसका सारा चीज क्या पोस्ट किया गया। टोटल कितना घंटा का है ना 550 ऑडियो विजुअल है, आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। टोटल कितना 550 आवर्स का है। ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, ऑब्जेक्टिव विच टू सिक्योर नॉलेज फ्रॉम एंशिएंट स्क्रिप्चर्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। ऑब्जेक्टिव इस चीज़ के लिए है जितना भी हम लोग का एंशिएंट टाइम का जितना भी स्क्रिप्चर और मैन्युस्क्रिप्ट है वो सारा चीज़ टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों के पास क्या अवेयरनेस फैला सके और लोगों के पास क्या उसका अवेयर हो कि ऐसा ऐसा हम लोग का पुराण में ऐसा ऐसा चीज़ था पहले एंशिएंट टाइम में, तो अभी भी हम लोग का कुछ कुछ ऐसा चीज़ है जो कि मानना चाहिए। जैसे अभी भी बोलते हैं कोई अगर भगवद गीता ठीक से पढ़ लेगा पहले से लास्ट तक तो उसको जीवन का सारा चीज़ उसका मिल जाएगा, मतलब वो कैसा कैसा हिसाब से जाएगा तो सारा चीज़ अपना क्या सफल हो जाएगा व्यक्ति, मतलब एक अच्छा व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है। तेलंगाना गवर्नमेंट साइन 3 MOU विथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना क्या है, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जो कि साइन 3 MOU के किसके साथ ना वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग द विजिट ऑफ डेलीगेशन लीड बाय किसके साथ स्टीफन डॉसन जो कि इमरजेंसी सर्विस इनोवेशन डिजिटल इकोनॉमी टू स्टार्ट की बोथ थे उसका हेड थे, तो स्टीफन डॉसन के साथ मिलके जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का उनके साथ क्या तेलंगाना गवर्नमेंट 3 MOU साइन किया। किस चीज़ के लिए क्या ना इनोवेशन एंड डिजिटल इकोनॉमी टू स्टेट रन स्टार्टअप इनक्यूबेटर जो कि टी हब, अभी हम लोग सुने थे टी हब वी हब इनक्यूबेटर फॉर ओमेंटर। अब 3 MOU क्या क्या था वो देखेंगे। ठीक है। MOU बिटवीन हैदराबाद CCOE DSCI एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया साइबर वेस्ट के साथ। उसके बाद MOU बिटवीन क्या साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस DSCI एंड एदित कौन यूनिवर्सिटी LOI बिटवीन वी हब एंड साइबर वेस्ट। तो इस साइबर वेस्ट के साथ सारा चीज़ हो रहा है। ठीक है। तो CCOE क्या है साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसका चेयरमैन को फाउंडर कौन है राजेंद्र पवार, हेडक्वार्टर कहाँ पे है हैदराबाद में है उसका। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज ही का करंट अफेयर जितना भी मोस्ट ऑफ इट है। तो अगर आपको किसी भी डाउट है तो ठीक है, और किसी भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं कि ऐसा ऐसा है, तो मैं आपका जो भी प्रॉब्लम है मैं आपका सॉल्यूशन करने के लिए तो अपना क्या प्रयास करूँगा ताकि आपका जितना भी क्वेरी है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।